स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम 2 लेक्चर देख चुके हैं। लेक्चर के रिकॉर्डिंग में कुछ टेक्निकल इशू आया था। लेफ्ट साइड में बड़ा सा गंदा सा लोगो आ गया था, तो उसके लिए सॉरी। तकलीफ हो रहा होगा, उससे होता है ना, जब तक अच्छा नहीं लगे तब तक पता नहीं चलता है कि लेक्चर कैसा है क्या है। यकीन मानिए लेक्चर बढ़िया होने वाला है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो हम बता रहे हैं उसको देखते जाइए। 30 क्वेश्चन 30 प्लस ही रहेंगे करंट में। अगर 35 आते हैं तो ध्यान रखिएगा 30 प्लस ही रहेंगे। 5 क्वेश्चन इधर सिले मिस्टेक से गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये और कुछ लास्ट में लेके आएंगे, वो सब मिला के आपको 30 प्लस हो जाएगा। बस स्टिक रहना है आपको इस पे। अच्छा, अब चलते हैं कि पीछे के लेक्चर जो हमने देखा था, 3 महत्वपूर्ण टॉपिक देखे थे। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक में एक देखा था रामसर स्थल, ठीक है। और रामसर स्थल के बाद हम लोग प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट में कुछ क्वेरी था कि हमने बोला था कि एमपी का मत एमएलए के मत के बराबर नहीं होता है, कभी भूल के भी नहीं बोलना। तो यहाँ आता है सर कि क्या कैसे नहीं होता है, ये कुछ डिटेल में बताइए कि दिमाग में चपक जाए। तो देखो, एमपी के मत की कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कि जो एमएलए का मत आता है, टोटल 28 राज्यों के एमएलए के मत देख लिया जाएगा 28 राज्यों का, अपन जितने एमपी के सदस्य होंगे, सदस्य कौन, वो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा, ये एमपी का मत आ जाएगा। तो फिर आता है कि सर एमएलए का मत क्या होगा। तो देखो, एमएलए का मत निकालना हो तो ये क्या होगा, जिस राज्य का निकालना जाए, जिस राज्य का निकालना चाहे उस राज्य का जनसंख्या, जनसंख्या किस आधार पे, 1971 के आधार पे, ठीक है। अपन हम क्या कर देंगे, हम इस पे कुल एमएलए, एमएलए कौन, निर्वाचित एमएलए, ठीक है, की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एमएलए का मत। और इनटू 1000 भी करते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एमएलए का मत निकालेंगे और एमपी का मत तो बराबर नहीं आता है, इसलिए हमने इसको बोला था। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, आज का टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल। जैसा कि मालूम है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ, बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम कहाँ है, तो ये आपका यूके में, ठीक है, ब्रिटेन में। तो कितने सदस्य हैं, पहले तो राष्ट्र खेल में अगर देखा जाए तो सदस्य, राष्ट्रमंडल खेल में कितने सदस्य हैं, सदस्य देश है, तो ध्यान रखना 56 है राष्ट्रमंडल में। राष्ट्रमंडल में कुल सदस्य कितने हैं, 56 है, ठीक है। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 1930 में हैमिल्टन में किया गया था, जो हैमिल्टन कहाँ है, कनाडा में। ध्यान रखना 1930 से ये चला आ रहा है, ठीक। तो राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका लंदन है। तो अभी ने हमने क्या बताया कि 56 राष्ट्र, कुल 10 सदस्य हैं, इसमें 56 सदस्य हैं। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था, तो कनाडा में, हैमिल्टन में। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, ठीक। अब क्वेश्चन उठता है कि ये राष्ट्रमंडल का आयोजन हुआ था कौन सा नंबर का है, तो ये हमने पहले ही बता दिया कि 22वां है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कहाँ पे, बर्मिंघम यूके में हुआ था, और जुलाई से अगस्त के बीच में चला था। तो ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन 22वां और बर्मिंघम में हुआ था। तो अगर देखा जाए यूके में, तो ये तीसरा अवसर था, तीसरा। पहला हुआ था लंदन में 1934 में, उसके बाद दूसरा हुआ था मैनचेस्टर में, और तीसरा है बर्मिंघम में। तो ये ध्यान रखना कि यूके में तीसरा ये आयोजन हुआ था, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे है कि ये 7वां अवसर था, 7वां अवसर था जब यूके ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था, 7वां अवसर था, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूके में कौन कौन आते हैं, तो एक ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, और दूसरा उसी में नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट भी है, स्कॉटलैंड है, ठीक है। ये सब पार्ट हैं क्या, आपके यूके के। तो उसको देखना है तो कैसे देखें, तो देखिए यूके में कौन कौन आते हैं ये देख लो। एक तो इंग्लैंड आ जाएगा, इंग्लैंड के बाद हम लोग जानते हैं इंग्लैंड आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा स्कॉटलैंड, क्या, स्कॉटलैंड। और तीसरा क्या हो जाएगा, वेल्स हो जाएगा, वेल्स। और चौथा हमारा क्या होगा, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड है यहाँ पे। तो ये सब मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनाता है,
ठीक है, ये कंट्री इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये ध्यान रखना। इस खेल में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें 4 खेल पहली बार शामिल हुआ। कौन सा? तो महिला T20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड ड्राइविंग डाइविंग डाइविंग मतलब जो तैराकी होता है, मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 4 इस बार पहली बार शामिल हुए हैं खेल। कौन? महिला T20 क्रिकेट, बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल और मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन ये बनेगा कि राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन कहाँ हुआ था और समापन कहाँ हुआ था, कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो ध्यान रखना, उद्घाटन और समापन समारोह का आयोजन हुआ था अलेक्जेंडर स्टेडियम में। कहाँ पे? अलेक्जेंडर स्टेडियम में। ठीक, और सबसे सफल एथलीट कौन था? तो एमा मैक्योन, ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक है। तो एमा मैक्योन सबसे सफल एथलीट इसमें घोषित की गई थी। तो डेविड डिक्सन अवार्ड ये राष्ट्रमंडल में ही दिया जाता है। राष्ट्रमंडल के खेल में डेविड डिक्सन अवार्ड किसको मिला? तो फेंग तियानवेई को मिला। ये सिंगापुर के क्या है? महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको डेविड डिक्सन अवार्ड मिला। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 खेल शामिल हुए। हमने बताया T20 क्रिकेट, बास्केट, व्हीलचेयर बास्केट और मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग। और कहाँ पे उद्घाटन हुआ और समापन हुआ इस खेल का? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में। और सबसे सफल एथलीट कौन हुआ? तो एमा मैक्यून जो ऑस्ट्रेलिया की क्या है? तैराक है। डेविड डिक्सन अवार्ड किसको मिला? तो फेंग तियानवेई को मिला, जो सिंगापुर की क्या है? महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ये ध्यान रखने वाली बात। अब आए तो प्रदर्शन कैसा रहा देशों का? जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा राष्ट्रमंडल खेल में। तो टोटल कितने पदक जीते? 178 जीते। स्वर्ण कितना था? 67। 10 कम कर देना 57 सिल्वर था और 3 कम करना तो कांस्य। तो ये ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे। भारत कौन से नंबर पे था? चौथे नंबर पे। कुल पदक कितने जीता? 61 जीता। इसमें स्वर्ण पदक कितना था? 22 था। रजत कितना था? 16 और कांस्य पदक कितना था? 23 था। ध्यान रखना, 22, 16, 23 टोटल कितने? 61। तो ये पदक मिलाने के लिए आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को कि स्वर्ण पदक 22, रजत पदक 16 और कांस्य पदक 23, टोटल कितने? 61। नंबर 1 पे कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पे इंग्लैंड, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा कनाडा था। चौथे नंबर पे हम थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो सबसे सफल हमने बोला था कि सफल कौन एथलीट रही? तो एमा मैक्योन रही। ऑस्ट्रेलिया की ये तैराक हैं, इन्होंने 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। तो 22वें राष्ट्र खेल मंडल में देखें तो राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज्यादा सफल एथलीट रही हैं। एमा मैक्यून ने टोटल अगर देखा जाए तो 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 20 पदक जीत चुके हैं। किसमें? राष्ट्रमंडल खेल में। तो इतिहास में सबसे सफल एथलीट के रूप में माना जाता है एमा मैक्यून को। ठीक है, भारत की बात की जाए तो बर्मिंघम में कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया? तो ध्यान रखना, एथलीट पार्टिसिपेट किए थे 215 एथलीट और 107 अधिकारियों ने, ऑफिशियल्स थे, वो पार्टिसिपेट किए थे। कुल अगर पूछा जाए कि सदस्यीय दल कितना था भारतीय का, तो 322 सदस्यीय दल थे। ये भारत के प्रतिनिधित्व किए थे उसमें बर्मिंघम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल में निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया था। तो इस सबसे ज्यादा भारत इसी निशानेबाजी में ही क्या मेडल जीतता है, तो इसको शामिल नहीं किया गया था। तो इसकी वजह से भारत को निराशाजनक हुआ। ठीक, अगर देखा जाए तो इससे पहले 63 स्वर्ण पदक जीत चुका है और टोटल देखें निशानेबाजी में तो 135 पदक जीता है। तो ये शामिल ना होने की वजह से भारत के पदक कम हो गए। तो ध्यान रखना, निशानेबाजी शामिल नहीं था। देखो नेक्स्ट, हम राष्ट्रमंडल के कौन से पदक किसने जीता वो जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, क्यों? रिलेवेंस देखना है। ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन एक नजर में हमें क्या देखना चाहिए? गोल्ड मेडल को देखना चाहिए। बट गोल्ड मेडल को भी देखने के लिए इतना पुराना, जब प्री होगा इतना पुराना हो जाएगा, किसी के नजर में नहीं आएगा। तो हमारे लिए वहां पे मेहनत करना बेकार है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज में। SSLV लॉन्च हुआ। ठीक है, तो SSLV देखो सीक्वेंस कैसे है, कैसे बना? SSLV, उसके बाद PSLV, GSLV और मैक 3। ये हमारा सीक्वेंस है ताकतवर प्रोजेक्ट का। ठीक है, कि मिसाइल जो भी हम
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो कैसे सीक्वेंस में बना है। तो इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, SSLV की। तो किसने डिजाइन किया है? तो डिजाइन और विकास तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने किया है। ध्यान रखना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने SSLV का क्या किया है? निर्माण किया है, ठीक है, डिजाइन किया है और डेवलप किया है। नेक्स्ट, SSLV से देखा जाए क्वेश्चन तो कब लॉन्च हुआ था? तो 7 अगस्त को लॉन्च हुआ था, 7 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ था। ये प्रथम विकासात्मक उड़ान था SSLV का। इसका नाम क्या है? SSLV D1 या EOS-02 मिशन बोला गया। तो SSLV D1 या EOS-02 मिशन बोला जाएगा इसको, ठीक है ना। और प्रथम SSLV का विकासात्मक उड़ान था। इसमें 2 उपग्रह भेजे गए, एक है EOS-02 और दूसरा है आजादी सैट। तो ये 2 उपग्रह भेजे गए। जैसे कि EOS के नाम से ही पता चल रहा है, EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है, ये दूसरे नंबर का है। दूसरा हमने भेजा था आजादी सेट। तो आजादी सेट का से पूछा जा सकता है किसने बनाया है? तो इसको स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने इसका निर्माण किया है, आजादी सेट को। ध्यान रखना, कौन? स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने किया है। SSLV के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंपॉर्टेंट कि मंकी पॉक्स न्यूज में रहा था। क्यों? क्योंकि ये भी जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब कि ऐसा रोग जो पशुओं से क्या करे? मानव को ट्रांसफर होता है। तो ये कौन से परिवार का है? तो पॉक्स वेर्डे परिवार का है, ठीक है। और प्रजाति पूछा जाए, प्रजाति या स्पेसीज इस वायरस का, तो ऑर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। पॉक्स वायरिडे जूनोटिक डिजीज है, मतलब समझ गए कि पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होने वाले डिजीज को जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। और मंकी पॉक्स भारत में पहला इसका देखें तो केरल में मिला था। केरल में मंकी पॉक्स का मिला था। एक 35 वर्ष का युवक UAE से आया था केरल में, तो वो इन्फेक्टेड था। तो पहला साक्ष्य कहाँ मिला था मंकी पॉक्स का? भारत में, केरल में। देखो, मंकी पॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसके वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। WHO ने क्या घोषित किया था? फेक घोषित किया था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। किसको? मंकी पॉक्स को। लेकिन पैंडेमिक नहीं घोषित किया था, ये ध्यान रखना। इसका एक स्टेप आगे है पैंडेमिक। तो पैंडेमिक भी इसको घोषित किया, लेकिन WHO ने नहीं घोषित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, किसने किया था? वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने किया था। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने देखो 22 जून 2022 को इसको मंकी पॉक्स को क्या वैश्विक महामारी घोषित किया था। तो WHO ने नहीं किया था, ध्यान रखना, ठीक। तो ये याद रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, I2U2। ये एक संगठन बना है, ये आप जानते ही हैं। I2 मतलब I 2 बार, तो इंडिया एक I से, दूसरे I से इजराइल, U 2 बार, तो एक U से USA, दूसरे U से UAE। ये 4 देशों द्वारा ये संगठन बनाया गया है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, I2U2। तो ये समूह में कितने देश शामिल है? 4 देश शामिल है। और इसका पहला शिखर सम्मेलन किस पे हुआ? खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पे केंद्रित था। जो इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ वो खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पे केंद्रित था। तो हमने बताया I2U2 वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, I2U2 का उद्देश्य क्या है? 6 पारस्परिक रूप से संयुक्त रूप से निवेश करना है 6 क्षेत्रों में। तो पहला क्षेत्र है निवेश करने का ऊर्जा, दूसरा है खाद्य सुरक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है अंतरिक्ष और पांचवा है परिवहन और छठा है जल। तो इन 6 पारस्परिक रूप से इन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। जैसा कि हमने पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ वो आभासी रूप से हुआ, तो ये बता नहीं सकते कि कहाँ पे हुआ भाई, ऑनलाइन मीडियम से कहीं से भी, ठीक है। तो इन 4 देशों में आभासी जो सम्मेलन हुआ उसमें हमने बताया था कि खाद्य सुरक्षा और एनर्जी से जुड़ा हुआ था। तो भारत के संदर्भ में 2 प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो यहां देखो, जो 2 प्रमुख या संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा किया गया तो वो कौन कौन था? भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला बनाना,
सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क अक्रॉस इंडिया। और दूसरा क्या, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना बनाना। तो दो परियोजना, देखो ये एनर्जी से रिलेटेड है, ये खाद्य सुरक्षा से। तो खाद्य पार्क बनाए जाएंगे, श्रृंखला बनाया जाएगा। दूसरा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। ये दो प्रमुख संयुक्त परियोजनाएं स्थापित किया जाएगा भारत के संदर्भ में। ठीक, किसके द्वारा, I2U2 के द्वारा। नेक्स्ट, आप लोग जानते होंगे कि NIRF जारी किया जाता है। NIRF क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया। NIRF मतलब रैंकिंग। ठीक, तो शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये रैंकिंग जारी किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। NIRF रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो अगर देखा जाए तो समग्र रूप से नंबर 1 पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहा था, तो IIT मद्रास। ठीक, दूसरे नंबर पे ये भारतीय विज्ञान संस्थान IIC बेंगलुरु, और IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पे। पांचवें नंबर पे उत्तर प्रदेश का रहा था IIT कानपुर। ये ध्यान रखना, पांचवें नंबर पे था IIT कानपुर समग्र रूप में। तो जब भी समग्र रूप से रैंकिंग पूछा जाएगा तो IIT मद्रास यही बनता आ रहा है, इसको याद करने का कोई पिछले साल भी था। ठीक, अब उत्तर प्रदेश के देखेंगे समग्र रैंकिंग में तो कौन कौन आए थे, तो IIT कानपुर 5वें नंबर पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या था 11वें नंबर पे, और 19वें नंबर पे AMU था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। तो ये तीन यूनिवर्सिटी टॉप 20 में रहे थे, ध्यान रखना। ठीक, तो IIT कानपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये टॉप 2 के हैं, जिसका रैंकिंग 5 नंबर का IIT कानपुर है, 11वें नंबर पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग अगर देखा जाए तो कौन नंबर 1 पे था, कौन सा विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखना भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु वाला विश्वविद्यालय नंबर 1 पे था, और GNU जो जवाहरलाल विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वो दूसरे नंबर पे था। तो ISC बेंगलुरु के पहले नंबर पे, GNU दूसरे नंबर पे, ये ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया, ये है तीसरे नंबर पे। ठीक, अगर कॉलेज में देखें, कॉलेज की श्रेणी में शीर्ष कौन था कॉलेज में, तो वो दिल्ली के मिरिंडा हाउस, ये नंबर 1 पे था, ये ध्यान रखना है। तो विश्वविद्यालय में बताया कौन, ISC बेंगलुरु, दूसरा JNU, तीसरा कि चलो तीसरे की बात नहीं, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया है। और अगर कॉलेज की बात करें तो मिरिंडा हाउस नंबर 1 पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि NIRF रैंकिंग में कौन है जो प्रबंधन में, मैनेजमेंट में नंबर 1 है, तो IIM अहमदाबाद का जो इंस्टीट्यूट है, IIM अहमदाबाद, वो नंबर 1 पे है। ठीक है, और IIM बेंगलुरु दूसरे नंबर पे है। आर्किटेक्ट में नंबर 1 कौन है, तो हमेशा से IIT रुड़की रहा है आर्किटेक्ट में। ठीक है, अगर मेडिकल में देखा जाए तो एम्स जो दिल्ली वाला है वो नंबर 1 पे रहा। ठीक, और फार्मेसी के विषय में देखा जाए तो जामिया हमदर्द नंबर 1 पे रहा। तो अभी हमने कहा कौन, मैनेजमेंट में कौन रहा, IIM अहमदाबाद, आर्किटेक्ट में कौन, IIT रुड़की, और मेडिकल में कौन नंबर 1 रहा, तो एम्स दिल्ली, फार्मेसी में कौन रहा, तो जामिया हमदर्द। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें तो लॉ में नंबर 1 कौन रहा, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु रहा था। ये नंबर 1 पे लॉ रहा था यूनिवर्सिटी, कौन, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो अब NIRF के बारे में जान लें, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार 2015 से जारी किया गया था, 2015 में पहली बार जारी किया गया था, और 2015 से स्टार्ट होके अभी चला आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, NIRF जो रैंकिंग है वो किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इस समय कौन है मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो वो है हमारा धर्मेंद्र प्रधान, और 2015 में ये NIRF स्टार्ट हुआ था। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या न्यूज, जो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया गया। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया गया, ये कहाँ पे, गुजरात में किया गया। अच्छा, बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन का मतलब समझ लो कि सोना चांदी जो भी कीमती धातु होते हैं, कीमती धातु होते हैं वो, और या स्टोन, वो सब मिलके क्या बना, उनको क्या बोला जाता है, बुलियन बोला जाता है। याद हो जब आप लोग पढ़ते होगे, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह स्टार्ट करते होगे, तो पहले बुलियन पे ही एक्सचेंज होता था, पैसा वैसा नहीं चलता था, करेंसी नहीं चलता था। अब तो करेंसी आ गया, लेकिन वर्ल्ड पे पहले जिसके पास जितना बुलियन होता था वो बुलियन पे ही
निर्धारित होता था देश की रैंकिंग। जैसे याद होगा कि 1929 में महामंदी आया था और यूएस की जो बुलियन था ना वो क्रैश कर गया था। इतना बुलियन इकट्ठा हो गया था यूएस के पास और उसके बाद क्रैश कर गया था, इसकी वजह से महामंदी आया था। तो बुलियन ध्यान रखना 1929 तक तो था ही, वो उतना करेंसी की बात नहीं करे, लेकिन उससे पहले बुलियन में एक्सचेंज होता था सारे चीज, जो पैसा काम करता था तो सोना चांदी या धातु यही मेन होते थे कोई एक्सचेंज का जरिया होता था। तो भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज खुला कहाँ पे? गुजरात में, ये न्यूज में। तो देखो इसके लोकार्पण की बात करें तो गांधीनगर में स्थित है इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, या जिसको हम लोग गिफ्ट सिटी बोलते हैं, गुजरात में। कहाँ पे? गांधीनगर में। वहां पे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जिसको आईएफसीएसी बोलते हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया। तो किसने शुभारंभ किया? मोदी जी ने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन है उसके प्रवर्तक कौन कौन है, कौन कौन शामिल हैं? तो सीडीएसएल, इंडिया, आईएनएक्स, एनएसडीएल, एनएससी और एमसीएक्स। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, पूछा जाए तो, लेकिन ये कम संभावना है। प्रवर्तक कौन कौन है? तो सीडीएसएल है, इंडिया आईएनएक्स है, एनएसडीएल है, एनएससी है और एमसीएक्स। इन सारों ने मिलकर क्या अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया भारत में। ये भारत का पहला है, गुजरात में हुआ, गांधीनगर में हुआ और गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया। ठीक। बुलियन एक्सचेंज जब पढ़ रहे हैं तो ये भी जान लो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का सराफा बाजार या बुलियन मार्केट विश्व का सबसे बड़ा सराफा बाजार है, ये जान लो। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बुलियन मार्केट है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीएसएलवी C53 कहां से लॉन्च किया गया, या डीएसईओ बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होगा। तो पीएसएलवी C53 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से कहां लॉन्च किया गया, कब किया गया था? 2 जून की न्यूज है। और हम लोग यूपीपीसीएस प्रीज के बाद से देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग फोकस रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यकीन मानिए यहीं से बनेंगे। मेरा एक्सपीरियंस इतना है, जब तक बहुत ज्यादा परिवर्तन ना हो जाए। लेकिन हाँ, मानिए कि आप अच्छे स्टैंड में रहेंगे। तो पीएसएलवी C53 या डीएसईओ मिशन का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से किया गया। एक अच्छा क्वेश्चन पुराने से बन सकता है कि पीएसएलवी, अभी हम लोग C53 की बात करें, लेकिन C51 जो था अमेजोनिया 1 मिशन, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था, कॉमर्शियल था पहला। तो ये ध्यान रखना कि पीएसएलवी C51 ये 2021 में लॉन्च जो किया गया था, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित पूर्ण रूप से कॉमर्शियल ये मिशन था। ठीक। अब देखो पीएसएलवी C53 ने सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए। तो सिंगापुर के कितने उपग्रह हैं? 3 उपग्रह हैं। अब सिंगापुर के 3 उपग्रह की बात करें तो डीएसईओ, न्यूसार और स्कोप 1, ये 3 उपग्रह हैं सिंगापुर के। तो बात यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली है, इस मिशन में क्या ऐसा चीज है जो इंपॉर्टेंट है? तो हमने कहा कि पहला था अमेजोनिया न्यू स्पेस लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया था, कमर्शियल था। तो ये दूसरा है जो कमर्शियल दूसरा लॉन्च किया गया है, और वो पूछ लिया जाएगा तो पीएसएलवी C53 था, ये सेकेंड कमर्शियल पूर्णतः लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। और इसमें तीनों उपग्रह सिंगापुर के हैं, कमर्शियल रूप से लॉन्च किया गया है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा ये भी जारी किया गया। तो ध्यान रखना कि 1 फरवरी 2021 में पहला लॉन्च किया गया था, वो था पीएसएलवी C51, और दूसरा जब लॉन्च किया गया तो वो है C53 कमर्शियल रूप से। और इस कमर्शियल रूप से 3 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, तीनों के तीनों कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना, कहीं ना कहीं चपकेगा ही ये क्वेश्चन। स्पार्क क्या है? स्पार्क क्या है? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय है स्पार्क। इंडिया फर्स्ट स्पेस थीम्ड वर्चुअल म्यूजियम है स्पार्क। तो ये पूछ ले कि स्पार्क क्या है, तो ध्यान रखना भारत का प्रथम अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय है। ठीक। और किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया। किसने? इसरो ने लॉन्च किया है इसको। तो आज न्यूज की सीरीज में ये तीसरा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर था, कुछ गड़बड़ हो गया था इसमें। ठीक।
तीसरा लेक्चर था न्यूज के सीरीज में। कैसा लगा आप लोगों को? बेहतर कंटेंट और करते जाएंगे। बेसिकली क्या है ना कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो रहा है और इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम रिकॉर्ड अच्छे से कर लें या आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा दें। जितने में है ये यकीन मानिए टॉप आपको बताएंगे। जितने न्यूज हैं या पीछे जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो जरूर देख लीजिएगा। और खास करके हिस्ट्री के जो हमने बनाया अभी नहीं पता चल रहा है आप लोग की, अरे गंदा वो तो हम जो जानते हैं वो बता ही नहीं रहे। हिस्ट्री के जो प्ले लिस्ट बनाया है वो बेहतरीन होने वाला है। अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आपको बेसिक नॉलेज है, तो हिस्ट्री के जो इतने हमने वीडियो बनाया है, पीडीएफ भी शेयर किया है किस पे, अपना यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे, वहां पे पीडीएफ भी शेयर किया। तो वो पीडीएफ रख के पढ़िए, यकीन मानिए वहां से हिस्ट्री के जो गलत होने वाले क्वेश्चन है वही, अगर 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के नहीं आते तो उसके पीछे ना भागो, लेकिन कम से कम अगर 30 पूछे जा रहे हैं तो उसमें 25 तो सही करने लायक हो। ठीक, तो वो जरूर देख लेना, हिस्ट्री वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन जब एग्जाम में चाहे यूपीएससी के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो यूपीपीसीएस के तो छोड़ो, उस पीडीएफ से जो हमने पीडीएफ बनाया है उससे यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और यूपीपीसीएस के भी जो अच्छे से पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे, देखोगे पीडीएफ भी बार बार रिवीजन करोगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अगर बार बार रिवीजन करोगे बहुत बेनिफिट करने वाला है। और हाँ, ये इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट में हम आपका, यकीन मानिए हमारे साथ लगे रहेंगे तो प्री तो आराम से क्लियर करवा देंगे। ठीक, और मेंस के लिए भी प्रोग्राम चल ही रहा है, तो आप लोग लगे रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। 2023 में उम्मीद रखा जाएगा कि लिस्ट में नाम आने वाला है, किसी ना किसी इस चैनल से तो जरूर आने वाला है। जो अभी मेंस चला रहे हैं तो पक्का आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चौथा कल लेके आएंगे, उसमें और कोई सजेशन है तो जरूर बताइएगा। सजेशन के बिना इनकम्प्लीट होता है कोई चीज, तो सजेशन होगा तो कोई कुछ भी सजेशन वो बताइएगा। थैंक यू सो मच।